प्रिय विद्यार्थियों, आज के शैक्षणिक सत्र में हम लोग पढ़ेंगे हिंदी व्याकरण का एक महत्वपूर्ण पाठ उपसर्ग और प्रत्यय, जो कि मैट्रिक, इंटर, ग्रेजुएशन, एसएससी, जीडी, डीएलएड, एस्टेट, सीटेट इत्यादि कॉम्पिटिटिव और एकेडमिक एग्जाम्स में 2 से 4 अंक के प्रश्न निश्चित रूप से पूछे जाते हैं। और मैट्रिक, इंटर में तो इससे यदि प्रश्न की बात की जाए तो 5 से अधिक अंक के भी प्रश्न पूछे जाते हैं। तो हम लोग आज अच्छी तरह से समझेंगे उपसर्ग और प्रत्यय क्या है, और हमें विश्वास है कि हम आपको इस वीडियो के माध्यम से पूर्ण तरह से उपसर्ग और प्रत्यय को एक एक बात को हम कंप्लीट कराएंगे आपको। आप अंत तक वीडियो को देखते रहें और देख करके अपने मार्कशीट में ये 4-5 नंबर जोड़ लेने का प्रयास करें। और यदि अंत में वीडियो समझ में अच्छी आई हो तो आप लाइक करेंगे, सब्सक्राइब कर लेंगे, जिससे कि आगे आने वाली सभी विषयों के वीडियो और ज्ञान आपको मिल सके। तो चलते हैं हम लोग उपसर्ग और प्रत्यय पाठ पर। देखते हैं उपसर्ग, ध्यान दीजिए, उपसर्ग और प्रत्यय। देखिए उपसर्ग क्या होता है। उपसर्ग एक शब्दांश होता है, शब्द का अंश, शब्द नहीं, शब्द का टुकड़ा, ठीक है। तो उपसर्ग क्या है, तो वह शब्दांश माने वह शब्द का टुकड़ा जो किसी अन्य शब्द के पहले लगकर उसका अर्थ बदल दे, उसे उपसर्ग कहते हैं। ध्यान दीजिए क्या कहता है, शब्द का टुकड़ा। देखिए भात एक शब्द है जिसे हम खाते हैं, ठीक है ना। भात एक शब्द है, ये तो शब्द है, लेकिन क्या कहता है कि वह शब्दांश जो किसी अन्य शब्द के पहले लगकर, तो भात शब्द है, इसके पहले कौन सा शब्दांश लगा, प्र। तो भात के पहले प्र लगा तो क्या बना, प्रभात बन गया, ठीक है। तो भात शब्द था, शब्द के पहले लग करके जो अर्थ को बदल दे, तो उस समय भात था, भात माने खाने वाला, अब जो बना प्रभात, प्रभात माने होता है सुबह। तो बताइए सुबह खाया जाता है, नहीं, तो अर्थ बदल गया ना। यहाँ भात खाने वाला वस्तु था और सुबह खाने वाली वस्तु नहीं है, तो अर्थ बदल गया ना। तो अर्थ बदल दे, ठीक है ना। कौन लगकर अर्थ बदला, प्र लग करके, भात के पहले प्र लग गया तो अर्थ बदल गया। किसके कारण बदला, प्र लगने के कारण बदला। तो वह शब्दांश, जो शब्दांश, शब्द का जो टुकड़ा, ये तो भात तो शब्द है लेकिन उसका टुकड़ा है प्र, ठीक है। तो एक शब्दांश है प्र जो किसी अन्य शब्द के पहले, अन्य शब्द है भात, अब भात के पहले प्र लग गया, और जब लग गया तो लग कर, जब लग गया प्र लग गया भात के पहले तो बन गया प्रभात। लग कर उसका अर्थ बदल दे, तो भात का अर्थ बदल के प्रभात कर दिया, यानी सुबह कर दिया। तो हम इसको किसको उपसर्ग कहेंगे, प्र को उपसर्ग कहेंगे। चलिए हम इसी प्रकार से एक और उदाहरण लेते हैं, पात्र। पात्र एक शब्द है और उस शब्द के पहले कु एक उपसर्ग लगा। उपसर्ग, उपसर्ग वह है जो वह शब्दांश, शब्द का टुकड़ा है, तो कु एक शब्द का टुकड़ा है। तो पात्र जो है शब्द है, शब्द का टुकड़ा है कु। पात्र के पहले जब कु लगा शब्द बन गया कुपात्र। तो पात्र माने उस पात्र था, उस लायक था, और कुपात्र माने उस लायक नहीं है, ठीक है ना। तो अर्थ हो गया क्या, अर्थ बदल गया ना। क्या लगने के कारण अर्थ बदल गया, पात्र का अर्थ क्या लगने के कारण अर्थ बदला, कु लगने के कारण। और वह कु कहाँ लगा, इस शब्द के पहले लगा। यदि किसी शब्द के पहले कोई शब्दांश लगे और लगने के कारण इस शब्द का अर्थ में बड़ा सा परिवर्तन हो जाए, बदल जाए, तो इस शब्द को जो लगा उसको उपसर्ग कहते हैं। तो कु लगा तो कु क्या कहेंगे, कु को क्या कहेंगे, उपसर्ग। तो कुपात्र में कौन सा उपसर्ग है, कु उपसर्ग है। प्रभात में कौन सा उपसर्ग है, प्र उपसर्ग है। हमें ऐसा है कि आपको उपसर्ग समझ में आ गया होगा। चलिए अब हम लोग चलते हैं प्रत्यय को समझे जरा सा। देखिए उपसर्ग समझे तो प्रत्यय आसानी से समझ में आ जाएगी, क्योंकि जो वह शब्दांश, जो शब्दांश शब्द के पहले लगकर अर्थ बदलता था उसे उपसर्ग कहते हैं। और जो शब्दांश किसी शब्द के अंत में लगकर, माने बाद में, उसी के उल्टा, पहले के उल्टा कहता है बाद में या अंत में, अंत में लगकर अर्थ को बदल दे, उसे उपसर्ग कहते हैं। सीधे सीधे प्रत्यय में कहते हैं। चलिए तो यहाँ उपसर्ग, उपसर्ग क्या है, शब्द के पहले लगकर जो अर्थ बदल दे उसे उपसर्ग कहते हैं। और किसी शब्द के
अंत में लगकर जो अर्थ बदल दे उसे प्रत्यय कहते हैं। तो चलिए, शब्द के अंत में भात एक शब्द है, जैसे कि यहाँ भी भात हम लिए थे, भात एक शब्द है, उस भात के पहले लिए थे उदाहरण, अब लेंगे अंत में, ठीक है। तो भात के अंत में लगा दिए क्या, आर उपसर्ग। तो भात के अंत में आर उपसर्ग लगाए, क्या बना, भातार बन गया। देखिए, तो भातार, देखिए भात खाने वाला चीज है, अब भातार पति को कहा जाता है, ठीक है। आज जिसे हस्बैंड कहा जाता है, पति कहा जाता है, भातार कहा जाता है। अच्छा शब्द है, लेकिन इसको लोग व्यंग में उपयोग करते हैं, वो अलग की बात है। भातार, भार को तारने वाले को भातार कहते हैं, ठीक है। चलिए, तो यहाँ पर देखिए भात खाने वाला है, ठीक है, भातार हो गया वाइफ, पत्नी, पति, ठीक है, मिस्टेक हुआ, पति हुआ। अब देखिए, तो भात के बाद कौन सा प्रत्यय लगा, आर प्रत्यय लगा, ठीक है ना। खेल एक शब्द है, खेल, ठीक है, उसमें आरी प्रत्यय लगा। प्रत्यय किसे कहते हैं, जो शब्द के अंत में लगे, अंत में लग रहा है। और उपसर्ग किसे, जो शब्द के पहले। चलिए, तो शब्द के अंत में लगा, खेल शब्द है, उसके अंत में आरी प्रत्यय लगा। आरी प्रत्यय लगने से खेल जोर आरी क्या बन गया, खिलाड़ी। तो यहाँ कौन कौन सा प्रत्यय हुआ, आर प्रत्यय और आरी प्रत्यय हो रहा है ना, क्योंकि भात शब्द है, शब्द के बाद में लगा, खेल शब्द है, शब्द के बाद में लगा, शब्द के बाद में लगकर अर्थ को बदल दे। यहाँ खेल था, अब हो गया खिलाड़ी, खेलने वाला, खिलाड़ी, ठीक है ना। तो अर्थ बदल जा रहा है, इसलिए इसे प्रत्यय कहेंगे। चलिए, हमें आशा है कि उपसर्ग प्रत्यय आपको समझ में आ गई होगी। अब हम लोग चलते हैं, उपसर्ग कितने काम आता है, ठीक है ना। उपसर्ग कितने, यानी कौन कौन काम आता है। उपसर्ग जो है ना, 3 काम करता है, ध्यान रखिए। उपसर्ग यदि किसी शब्द के पहले उपसर्ग लगता है तो वह 3 काम करता है, तीनों में से कोई एक काम जरूर करेगा वह। देखिए, उपसर्ग कितने काम आता है, तो 3 काम आता है। क्या, कौन कौन से 3 काम, तो उपसर्ग नया अर्थ देता है, ठीक है। उपसर्ग जब लगता है किसी शब्द के पहले, तो या तो नया अर्थ देता है, माने उस शब्द का एक नया अर्थ देता है, नहीं तो उस शब्द का उल्टा अर्थ दे देता है, एकदम विपरीत उल्टा अर्थ देता है। उससे भी नहीं तो उस शब्द के अर्थ में तेजी ला देता है। ध्यान दीजिए, उस शब्द के अर्थ में तेजी ला देता है। अर्थ वही रहेगा, लेकिन उस अर्थ में तेजी ला देगा। अब अर्थ में तेजी कैसे लाया जाता है, जैसे हम कहें सुंदर और कह दे अति सुंदर, तो सुंदर मतलब सुंदर है, अति सुंदर माने सुंदरों में बहुत सुंदर है। तो क्या हुआ, हम सुंदर को खराब नहीं कहे, सुंदर कहे, लेकिन वह में सुंदर कर दिए अब, ठीक है। तो ये क्या हुआ, अर्थ में तेजी आ गया। जैसे देखिए, अब यहाँ देखिए, उपसर्ग क्या करता है, इन 3 काम को करता है। देखिए कैसे करता है। पका एक शब्द है, ठीक है, पका माने पक गया है, उसके पहले अध उपसर्ग लग जाए तो है, पका माने पका हुआ था, पक गया था, अध उपसर्ग लग गया तो अब अध पका हो गया, आधा पका है, पूरा पका हुआ नहीं है, ठीक है। तो अर्थ नया कर दिया। उस समय क्या था, पूरा पका था, अध लग गया, अध उपसर्ग लगा तो आधा ही पका हुआ है, पूरा पका नहीं है, तो नया अर्थ दे दिया। उस समय पूरा पका हुआ, आधा पका, नया अर्थ हो गया। अब चलिए, यहाँ पर शोक एक शब्द है, शोक मतलब होता है दुख, ठीक है। शोक एक शब्द है, उसके पहले अ उपसर्ग लगा तो बन गया अशोक, ठीक है। तो शोक मतलब होता है दुख, अशोक माने होता है दुख नहीं। देखिए, तो यहाँ है शोक माने दुख, अ उपसर्ग लग गया तो हो गया दुख नहीं। तो दुख और दुख नहीं क्या हो गया, एक दूसरे के उल्टा हो गया। तो क्या हुआ, यह उपसर्ग जो है शब्दों का उल्टा अर्थ दिया कि नहीं दिया है। शब्द जो था इसके पहले अ उपसर्ग लग गया तो उल्टा अर्थ दे दिया, दुख दुख नहीं, उल्टा हो गया। चलिए, अब देखिए, पुत्र माने बेटा, ठीक है, पुत्र माने होता है बेटा, सु उपसर्ग लगा दिए तो हो गया सुपुत्र माने सुंदर आचरण का बेटा। देखिए, सुंदर आचरण का बेटा। अब बताइए, पुत्र माने भी बेटा, सुपुत्र माने भी हुआ सुंदर आचरण का बेटा। दोनों बार तो बेटा ही कहे, कभी तो बेटी नहीं कहे, तो अर्थ तो वही रहा, लेकिन अंतर क्या रहा कि बेटा में सुंदर आचरण का बेटा, यानी कि बेटा ही है लेकिन सुंदर आचरण का है, यानी अर्थ में क्या किया, तेजी ला दिया, बेटा और सुंदर आचरण का बेटा, ठीक है, अर्थ में तेजी आ गया। वही वैसे ही देखिए, सुंदर एक शब्द है, उसमें अति उपसर्ग लगाए, ठीक है, तो क्या बन गया, अति सुंदर। तो सुंदर माने सुंदर है, हम कहें कि अति सुंदर है यानी बहुत सुंदर है, तो हम भी तो अभी भी अति सुंदर में भी तो कह रहे हैं कि सुंदर है, लेकिन बहुत सुंदर है। अर्थ दोनों में सुंदर ही है, लेकिन ये नहीं कि सुंदर इसमें सुंदर है इसमें खराब हो गया, नहीं, ठीक है। सुंदर है तो अति सुंदर है, माने अब क्या आ गया, अर्थ में तेजी लाए, उसी सुंदर के अर्थ में तेजी आ गया। तो इस प्रकार से हम लोग समझ गए कि क्या होता है, उपसर्ग लगने पर
उपसर्ग 3 काम करता है। क्या क्या? नया अर्थ देता है, जैसे अध्यापका में नया अर्थ मिल रहा है। शब्दों का उल्टा अर्थ देता है, तो शोक माने दुख, उसका उल्टा अर्थ मिल गया, अशोक माने दुख नहीं। ठीक है, अब चलते हैं। शब्दों के अर्थ में तेजी ला देता है, जैसे पुत्र से सुपुत्र हो गया, अर्थ में अति सुंदर से अति सुंदर हो गया, यह अर्थ में तेजी ला रहा है। तो यहाँ पर कौन कौन से उपसर्ग है पहचाना जाए तो उपसर्ग है अध, अ, सु और अति, ये उपसर्ग है। ये सब उपसर्ग लग करके इन तीनों काम को कर रहा है। तो हम लोग ध्यान कर लेंगे बच्चे कि परीक्षा में जब प्रश्न आए, और ये प्रश्न निश्चित रूप से आते हैं, ठीक है, कि उपसर्ग कितने काम करता है? 3 काम करता है। कौन कौन? तो ध्यान रखिएगा, ठीक है ना। हाँ, तो यदि या परीक्षा में ऑब्जेक्टिव कर देता है कि वह शब्द जो कि वह शब्दांश जो कि किसी शब्द के पहले लग करके उसके अर्थ को बदल दे, उसे क्या कहते हैं? तो आंसर देंगे उपसर्ग। ठीक है, उसके बाद दे कि जो शब्दों का उल्टा अर्थ दे देता है, ठीक है, पहले लग करके उल्टा अर्थ दे देता है, उसे क्या कहते हैं? तो उपसर्ग। ऐसे ऐसे आप लोग ऑब्जेक्टिव पूरा करेंगे। चलते हैं हम लोग कि उपसर्ग जाने तो उपसर्ग कितने होते हैं, इसके बारे में ध्यान करें। देखेंगे उपसर्ग की संख्या की बात जहाँ तक आई तो हम बताएंगे कि हिंदी के 10 उपसर्ग होते हैं और संस्कृत के 12 उपसर्ग होते हैं। ठीक है, और सब उपसर्ग हिंदी में प्रयोग किए जाते हैं। ठीक है, अब कहिए कि क्यों? जब संस्कृत कहें तो शब्द संस्कृत में प्रयोग किया जाएगा, लेकिन बात ऐसी है, हिंदी हमारी ऐसी भाषा है जो अन्य भाषाओं को भी अपने में समेटने का काम करती है, खींचने का काम करती है। आप नहीं मानेंगे तो मनाते हैं आपको। क्या हिंदी के किताब में डॉक्टर लिखा रहता है कि नहीं? हॉस्पिटल लिखा रहता है कि नहीं? लिखा रहता है। ये बताइए, डॉक्टर और हॉस्पिटल हिंदी शब्द है? नहीं है, अंग्रेजी शब्द है। फिर अंग्रेजी को भी उन्होंने ले लिया। तो हिंदी वैसी भाषा है जो अन्य भाषाओं को भी अपने में समाहित करती है। तो संस्कृत को तो निश्चित समाहित करे, चूंकि संस्कृत से इसका जन्म ही हुआ है। तो ध्यान रखें, तो संस्कृत के जो उपसर्ग हैं, हिंदी के जो उपसर्ग हैं, और फारसी उर्दू के भी उपसर्ग जो है हम लोग पढ़ेंगे, तब जाकर हम लोग कंपटीशन तक फाइनल फेस कर सकते हैं। देखिए, अब कहिए कि उर्दू के उपसर्ग क्यों पढ़ेंगे? देखिए, ये कलम हम लोग जो बोलते हैं ना, कलम शब्द बोलते हैं, कलम कलम शब्द जो है न हिंदी है न संस्कृत है, यह शब्द उर्दू है। अब बताइए, सुबह जो हम लोग बोलते हैं वो शब्द क्या है? उर्दू है। अमानत उर्दू है। क्या हिंदी में प्रयोग ये तीनों शब्द किया जाता है कि नहीं? किया जाता है। तो उर्दू के भी शब्द हिंदी में प्रयोग किए जाते हैं, इसलिए उर्दू उपसर्ग को भी हमें हिंदी में पूर्ण तरह से पढ़ना होगा कंपटीशन फेस करने के लिए। चलिए तो पढ़ते हैं तीनों भाषाओं के उपसर्ग। देखिए, हिंदी में उपसर्गों की संख्या 10 होती है, संस्कृत के उपसर्गों की संख्या 22 होती है। 32 तो यह हो गया। कुछ उर्दू वाले उपसर्ग को हम लोग पढ़ लेंगे, हम लोग का पूरा हो जाएगा। चलिए, तो हिंदी के उपसर्ग 10 को कौन कौन होते हैं? अ, अन, अध, उन, कु, दु, नी, बिन, स, सु। ये 10 हिंदी के उपसर्ग हैं। ये उपसर्ग क्या करेंगे? किसी शब्द के पहले लग जाएंगे और लगकर उसके अर्थों को बदल देंगे। ठीक है, संस्कृत के उपसर्ग को देखें। संस्कृत के उपसर्ग हैं प्र, परा, अप, सम, अनु, औ, निस, निर, दुस, दुर, बी, आ, नी, अधि, अपि, अति, सु, उत, अभि, प्रति, परि, उप। ये 22 उपसर्ग जो है संस्कृत के उपसर्ग है। अब चलते हैं उर्दू के उपसर्ग, जिसे अरबी या फारसी के उपसर्ग कहते हैं। ठीक है, चलिए, इसके उपसर्ग है अल, ऐन, कम, खुश, बद, गैर, फ्री, ब, ला। ये कुल हिंदी, संस्कृत और उर्दू के उपसर्ग हुए। इन तीनों उपसर्ग का अच्छा ज्ञान यदि ले लें, यानी याद रखें कि ये तीनों उपसर्ग हैं, ये सब संख्या उपसर्गों का नाम याद कर लें कि प्र, परा, अप, अधि, अनु, ये सब संस्कृत के उपसर्ग हैं, हिंदी के उपसर्ग। सिर्फ नाम याद कर लें, हिंदी का हो या संस्कृत का हो, याद यदि कर लें तो आसानी से प्रश्न का सारे प्रश्नों का उत्तर दिया जा सकता है। चलिए, अब चलते हैं, ये हो गया उपसर्ग। अब कुछ प्रश्न को उठाते हैं। प्रश्न ऐसे आता है परीक्षा में कि पारा उपसर्ग से कौन सा शब्द बनेगा? ठीक है ना, पारा उपसर्ग से कौन सा शब्द बनेगा? ठीक है, तो बनेगा, अब कोई शब्द ले लीजिए, उसके पहले परा लगाइए और अर्थ बदल जाना चाहिए। तो परा उपसर्ग से बनने वाला शब्द पराभव या पराक्रम। पराक्रम, क्रम के पहले परा लगा दीजिए, पराक्रम हो गया, पराभव पराक्रम, आंसर हो गया।
ठीक है। तो क्या करना है, उपसर्ग जब पूछ दे कि परा उपसर्ग से कौन शब्द बनेगा, तो उस उपसर्ग को आप किसी शब्द के पहले लगा करके और शब्द बनाए, ठीक है, और अर्थ बदल जाना चाहिए। चलिए जी, अब मान लीजिए अप उपसर्ग से कौन सा शब्द बनेगा। उपसर्ग है तो पहले लगाएंगे अप, तो अप में मान लगा दे, अपमान, ठीक है। अप उपसर्ग, मान एक शब्द है, मान माने सम्मान होता है, ठीक है ना। तो क्या बन गया, अपमान। तो अप उपसर्ग से शब्द बन गया अपमान, ठीक है। बहुत बार हम लोग भूलते हैं, देखिए जैसे निस्संदेह हो, ठीक है, निस्संदेह, चाहे निस्संदेह, तो निस में देखिए आधा सौ है यहाँ, ठीक है। तो यहाँ देखिए क्या हुआ, निस में आधा सौ है, ठीक है ना। तो ये निस्संदेह निस उपसर्ग हुआ, ठीक है। ऐसे पूछा जाए कि अनुकरण में कौन सा उपसर्ग है, अनुकरण में कौन सा, तो करण एक शब्द हुआ, उसमें अनु उपसर्ग है। संसार में कौन सा उपसर्ग है, यहाँ भूलते हैं हम लोग, संसार में कौन सा उपसर्ग है, बच्चे ध्यान गड़बड़ कर लेते हैं, संसार, संसार में बच्चे ध्यान कर लेते हैं सन उपसर्ग, नहीं, गलत है। जब ऊपर अनुस्वार जाए ना तो ये म के रूप में बदल जाएगा, ठीक है, तो सम उपसर्ग है। उसी प्रकार से संतोष आ जाए, उसमें भी सम उपसर्ग है, सम, स और आधा म, सम उपसर्ग है, ठीक है ना। ऐसे आप लोग ध्यान कर लेंगे। चलिए अ में अ से कौन सा शब्द बनेगा, अ उपसर्ग से अशोक, ठीक है। अलग, लग एक शब्द है, अलग गया तो अलग। इसी प्रकार से बी से कौन सा शब्द बनेगा, तो बी आकार लगा देंगे पीछे, क्या होगा, विकार, ठीक है। आप लोग अभ्यास सब करेंगे। अधि उपसर्ग से कौन सा शब्द बनेगा, अधिकार, पहले अधि लगा लीजिए, बाद में कार लगा दो, अधिकार एक शब्द बन गया, ठीक है। अधिनियम, ठीक है, बहुत सारा शब्द बन जाएगा। चलिए अब चलिए अति से, तो अति से आपने देखा सुंदर एक शब्द था, अति उपसर्ग लगा दो, अति सुंदर बन गया, ठीक है। तो जब उपसर्ग की बात करें तो किसी शब्द के पहले उपसर्ग को लगाइएगा, ठीक है। सही अर्थ जो है एक शब्द का वह लिख दीजिए, ठीक है। आशा है कि आपको समझ में आ गई होगी। अब हम लोग चले प्रत्यय को जाने। प्रत्यय के कितने भेद होते हैं, उपसर्ग की संख्या होती है और प्रत्यय के भेद होते हैं। तो प्रत्यय के दो भेद होते हैं, ठीक है। पहला कृत प्रत्यय, दूसरा तद्धित प्रत्यय। देखिए अब हम लोग समझे कि कृत प्रत्यय किसे कहते हैं और तद्धित प्रत्यय किसे कहते हैं, दोनों को समझे। देखिए कृत मतलब होता है क्रिया, अब प्रत्यय मतलब प्रत्यय, क्रिया के अंत में लगने वाले प्रत्यय को कृत प्रत्यय कहते हैं, ठीक है। तो प्रत्यय अंत में क्यों कहे, क्योंकि यह प्रत्यय है, प्रत्यय अंत में लगता है, उपसर्ग कहाँ लगता था, पहले लगता था। चलिए तो कृत प्रत्यय, क्रिया के अंत में लगने वाले प्रत्यय को कृत प्रत्यय कहते हैं, जबकि तद्धित प्रत्यय जो होता है वह संज्ञा, सर्वनाम और विशेषण के अंत में लगता है। तो अब क्या याद करेंगे आप लोग कि क्रिया के अंत में लगने वाले प्रत्यय को कृत प्रत्यय कहते हैं और संज्ञा, सर्वनाम और विशेषण के अंत में लगने वाले प्रत्यय को तद्धित प्रत्यय कहते हैं। तो चलते हैं हम लोग। कृत प्रत्यय क्रिया के अंत में लगने वाले प्रत्यय, क्रिया माने क्या होता है, काम, काम के अंत में लगने वाले प्रत्यय को, ठीक है। और वहीं तद्धित प्रत्यय संज्ञा, नहीं तो सर्वनाम, नहीं तो विशेषण, इन्हीं तीनों के अंत में लगने वाले प्रत्यय को तद्धित प्रत्यय कहते हैं। तो चलिए उदाहरण में देखें हम लोग, समझे ठीक से। कृत प्रत्यय माने क्रिया के अंत में लगने वाला प्रत्यय, पढ़, पढ़ना क्या है, क्रिया है, कहेंगे पढ़, तो पढ़ क्रिया है, उसके अंत में क्या, कौन सा प्रत्यय लगा है, आई, आई प्रत्यय लगा है, अंत में लगा, बाद में लगा तो क्या है, वो प्रत्यय है, ठीक है। पढ़ में आई लगा तो क्या बन गया, पढ़ाई बन गया ना। देखिए यहाँ टिक, टिक माने टिकना, टिकना एक काम है, उसमें आऊ लग गया तो क्या बन गया, टिकाऊ बना ना। तो ध्यान दीजिए, पढ़ना काम था, क्रिया पढ़ो, पढ़ना, पढ़ेंगे तो काम करेंगे, टिक, टिक माने टिको, टिके रहो, ठीक है। तो यह क्या है, क्रिया है, काम है टिकना, तो दोनों क्रिया है, ये पढ़ना और टिकना क्रिया है। और क्रिया के बाद में आयु प्रत्यय, इस क्रिया के बाद में आयु प्रत्यय लगा है ना। तो जब किसी क्रिया के बाद में कोई शब्दांश लग के उसके अर्थ को बदल दे, पढ़ के अर्थ से बना दिया पढ़ाई, टिक से बना दिया टिकाऊ, तो जब किसी क्रिया के अंत में कोई शब्दांश लग के उसके अर्थ को बदल दे उसे प्रत्यय कहते हैं। तो यह आई और आऊ लग के पढ़ और टिक शब्द का अर्थ को बदल दे रहा है, इसलिए आई और आऊ को हम क्या कहेंगे, प्रत्यय कहेंगे। लेकिन प्रत्यय में कौन सा प्रत्यय कहेंगे, कृत प्रत्यय। क्यों, क्योंकि वह क्रिया के अंत में लगा है, काम के अंत में, पढ़ना, टिकना, ये सब क्या है, क्या है, काम है। उसी प्रकार से देखिए यहाँ पर था खेल,
खेल माने खेलना है, कहेंगे खेल, भोजपुरी में हम लोग बोलते हैं खेल, क्यों नहीं खेल रहा है, चलो ता खेल, खेल क्रिया है, क्रिया के बाद में आरी उपसर्ग लगा हुआ है, ठीक है ना, तो आरी तो क्या बन गया, खिलाड़ी। तो क्रिया के अंत में जो प्रत्यय लगे, उपसर्ग मिस्टेक बोले, क्रिया के अंत में जो प्रत्यय लगे उसे क्या कहते हैं, कृत प्रत्यय। तो इस प्रकार से है, क्रिया के अंत में आरी प्रत्यय लगा तो आरी कृत प्रत्यय है, औ कृत प्रत्यय है, आई कृत प्रत्यय है, ठीक है। अब तद्धित प्रत्यय देखिए किसे कहेंगे, जो संज्ञा के अंत में या विशेषण के अंत में या सर्वनाम के अंत में लगे, जैसे मुख, मुख क्या है, मुख माने होता है मुंह, तो मुंह दिखता है ना, तो जो दिखता है दुनिया में वो सब संज्ञा है, तो ये संज्ञा है। और संज्ञा के अंत में ईया प्रत्यय लग गया, तो मुख में ईया प्रत्यय लगा, क्या बना, मुखिया, क्या बना, मुखिया। देखे तो मुख में ईया प्रत्यय लगा, मुख क्या है, संज्ञा है, संज्ञा के बाद में लगने वाले प्रत्यय को क्या कहते हैं, संज्ञा के अंत में लगने वाले प्रत्यय को तद्धित प्रत्यय कहते हैं। तो ईया कौन सा प्रत्यय है, तद्धित प्रत्यय। यह प्रत्यय है, प्रत्यय किसे कहते हैं, जो अंत में लगे, तो अंत में लगा है तो प्रत्यय है। यहाँ भी स्वर के, स्वर देखिए, मुख लिए थे, अब स्वर ले लिए, स्वर कपार, ठीक है, तो स्वर ले लिए, ठीक है, स्वर के बाद क्या लगा हुआ है, कार, ठीक है, तो कार उपसर्ग है, प्रत्यय है, जो बाद में लगता है, शब्द के बाद में लगता है उसे क्या कहते हैं, प्रत्यय। अब रहा कि शब्द के बाद में लगा तो प्रत्यय कहेंगे, लेकिन कौन सा प्रत्यय है, तो यहाँ देखेंगे कि क्रिया है कि संज्ञा सर्वनाम विशेषण है, सर, सर, तो ये दिखाई देता है संज्ञा है, संज्ञा के बाद में जो प्रत्यय लगता है, संज्ञा या सर्वनाम के बाद में जो प्रत्यय लगता है उसे तद्धित प्रत्यय कहते हैं। तो सर जोड़ कार बराबर क्या बना, सरकार, तो ये कार जो प्रत्यय है कौन सा प्रत्यय है, तद्धित प्रत्यय है, क्यों, क्योंकि वह संज्ञा के बाद में लगा है, ठीक है। यह जो प्रत्यय कौन सा प्रत्यय है, तद्धित प्रत्यय है, क्योंकि यह मुख किसके बाद में, संज्ञा के बाद में लगा है, संज्ञा के बाद में लगा है इसलिए तद्धित प्रत्यय है। ये भी संज्ञा के बाद में कार प्रत्यय लगा है इसलिए तद्धित प्रत्यय है, ठीक है। इस प्रकार से हमें आशा है कि आप सभी को उपसर्ग और प्रत्यय समझ में आ गई होगी। यदि कहीं पर उपसर्ग के बदले प्रत्यय बोला हो तो ध्यान कर लेंगे आप लोग। तो यदि आपको समझ में आई वीडियो तो सब्सक्राइब कर लें कि आगे के आने वाले सभी विषयों के वीडियोज आपको समय से मिलते रहेगा और अपनी पढ़ाई को आप आगे बढ़ाते रहेंगे। जय हिंद, जय भारत, नमस्कार।